बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और जो बच्चे नीट का एग्ज़ाम दे करके आए हैं वो रिलैक्स फील कर रहे होंगे कि इतने टाइम की पढ़ाई के बाद आपका एक तरीके से एक स्टेप पूरा हुआ। और जो बच्चे आगे चल के नीट देने जा रहे हैं उनका भी एक अध्याय पूरा हुआ, क्योंकि उनको भी लगा कि अब इस टाइप का पैटर्न ही अगले बार आएगा। तो जो बच्चे दे चुके हैं और जो बच्चे देने जा रहे हैं उन दोनों लोगों के लिए, उन दोनों टाइप्स के बच्चों के लिए 2024 का पेपर बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट सही किए, कितने नहीं किए, क्या संभावनाएं थी, अगर गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ। और जो बच्चे आगे चल के देंगे उनके लिए तो बहुत सारी संभावनाएं हैं, क्योंकि अभी आपके पास पूरा एक साल पड़ा हुआ है और उस एक साल में एटलीस्ट 2024 का रीसेंट पेपर आप सॉल्व करके, क्योंकि अभी आपको पता है कि सिलेबस रैशनलाइज हुआ था, उसके बाद का ये पहली बार का पेपर है, तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी दूर होंगे। तो उसके लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी के एक्सप्लेनेशंस, क्वेश्चन आंसर्स के, जिसमें से बॉटनी का कल हमने पूरा आपको समझा दिया था और आज जूलॉजी का करने जा रहे हैं। उससे पहले एक बात और कि ये क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशंस इस समय सारी ही वेबसाइट्स पे मिल रहा है। तो यहाँ पे आप मेरे पास क्यों देखने आ रहे हैं, वो इसलिए देखने आ रहे हैं और आना चाहिए भी आपको, क्योंकि ये आपको समझ में आएगा जब आप कम से कम 15 से 20 मिनट का लेक्चर देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन हमने आपको बहुत डिटेल में बताया है। डिटेल इन द सेंस कि राइट ऑप्शन इज राइट वाई एंड इनकरेक्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट वाई। तो इनकरेक्ट ऑप्शंस का सही मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी होता है एलिमिनेशन के लिए, क्योंकि हम गलत ऑप्शंस को अगर हम हटाएंगे तभी हम लोग सही ऑप्शन की तरफ सही से जा पाएंगे। तो इसलिए किसी भी एमसीक्यू के लिए गलत ऑप्शंस जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी कभी सही ऑप्शन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर हमें पता चल गया कि 3 ऑप्शंस गलत हैं तो जो चौथा, अगर हम थोड़े से कंफ्यूज भी हैं तो ऑब्वियसली वही सही होगा। तो अब ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन पेपर आपके सामने खोला हुआ है, आप लोग ध्यान दें। पहला क्वेश्चन है कि इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है। अच्छा सॉरी, ये जूलॉजी का हम खोल रहे हैं, वो हम FIO-5C वाला क्वेश्चन था, बॉटनी का लास्ट क्वेश्चन जो हमने पिछले टर्न पे टेकअप किया था। तो यहाँ सिंपली 151 क्वेश्चन है, ये यहाँ पे आपको नेम करना है, मैच द फॉलोइंग करना है। और यहाँ पे क्या है, टाइफॉइड है पहला। तो टाइफॉइड जो होता है वो एक क्या है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो ए का 4 लेबल करेंगे। लिशमानियासिस जो है वो लिशमानिया कॉज करता है, और लिशमानिया जो है एक तरीके का प्रोटोजोआ है, तो बी का जो है आपका 3rd मैच करेंगे। रिंग वर्म जो है, रिंग की तरीके से एक इन्फेक्शन हो जाता है सर्कुलर शेप में, और ये एक फंगस करती है, इसलिए रिंग वर्म फंगस का इन्फेक्शन है, सी का 1 करेंगे। और फाइलेरियासिस जो है, फाइलेरियासिस नीमेटोड करता है, वुचेरिया बैंक्रोफ्टाई जो एक तरीके का नीमेटोड है, तो डी का 2 लगाएंगे। तो इसलिए इसका ऑप्शन 4 होगा। इसमें मेरे ख्याल से ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत है नहीं। अब हम लोग आते हैं 152nd क्वेश्चन पे, 152 क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो, फिर से मैच द कॉलम्स आपको करना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। आईयूडी का मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। तो नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो स्पर्म का फैगोसाइटोसिस करवा देती हैं। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है कि जो मैक्रोफेजेस होते हैं या दूसरे इम्यून सेल्स होते हैं वो उसको एनगल्फ कर लेते हैं, मतलब उसको घेर लेते हैं और उसको डाइजेस्ट करके ख़त्म कर देते हैं। तो ये होता ये कि जब ये इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस यूज़ होती हैं तो यूट्रस के अंदर जैसे ही स्पर्म एंटर करते हैं वैसे ही उसकी फैगोसाइटोसिस इनिशिएट हो जाती है। इसका एग्जाम्पल है लिप्स लूप। ये एस के आकार का एक लूप होता है जो मैक्रोफेजेस को अट्रैक्ट करता है। मैक्रोफेजेस एक तरीके के इम्यून सेल्स हैं और उनको स्टिमुलेट करता है, उनको इंक्रीज करता है कि जल्दी से वो वहाँ पे दौड़ करके आएँ यूट्राइन कैविटी में और फटाफट जो है उसको ख़त्म करें। किसको? स्पर्म्स को ख़त्म करें, उसकी फैगोसाइटोसिस करें। तो ये तो हो गया नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। तो इसका एग्जाम्पल क्या बताया था आपको, लिप्स लूप। ठीक है, तो दूसरे पे आते हैं कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी यानी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस जो होती हैं वो कॉपर रिलीज करती हैं, और फंक्शन क्या होता है कॉपर आयंस का,
ये बेसिकली सप्रेस करता है स्पर्म की मोटिलिटी, सप्रेस मतलब रोकता है स्पर्म की मोटिलिटी को यानी मूवमेंट को, और इस तरीके से उसकी जो फर्टिलाइजेशन की क्षमता है ओवा को, एग को, वो ख़त्म करता है। तो इसका एग्जाम्पल है मल्टीलोड 3। मल्टीलोड 3 जो है इंट्रायूटेराइन डिवाइस है और ये फीमेल्स में यूज़ की जाती है और ये क्या करता है, कॉपर रिलीज़ करता है जो कि स्पर्म के मूवमेंट को रोकता है। तीसरे पे आते हैं हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। ये क्या करते हैं, ये कुछ हार्मोन्स अपने आप में रिलीज करते हैं जो कि क्या करते हैं, एग्स को रोकते हैं। किस लिए एग्स को रोकते हैं, कि ओवरीज से ही ना जाएं, मतलब ओवरीज में ही एग्स बनते हैं, फॉलिकल्स में एग्स बनते हैं और ओवरीज से एग बाहर ही ना जाएं, तो वो काम ये हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस करते हैं। तो जब एग ही नहीं होगा तो स्पर्म के साथ कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसका एक उदाहरण है LNG-20। LNG-20 का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन विद लेवनॉर्जेस्ट्रल 20 माइक्रोग्राम पर डे। तो यहाँ पे जो हार्मोन यूज़ हो रहा है सिंथेटिक फॉर्म में वो है लेवनॉर्जेस्ट्रल, और ये क्या करता है, ये है कि जो फीमेल का जो एग होता है उसके डेवलपमेंट को ये पूरी तरीके से रोक देता है। और ये समय समय पे ये हार्मोन रिलीज होता रहता है। क्या मात्रा है इसकी बताई गई, 20 माइक्रोग्राम पर डे, मतलब हर दिन में 20 माइक्रोग्राम ये हार्मोन रिलीज करके एग की ग्रोथ को फीमेल के रोकता है। उसके बाद हम लोग आते हैं इम्प्लांट पे। इम्प्लांट जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये इम्प्लांट एक तरीके से थोड़ी सी डोज, स्टेडी डोज रिलीज करता रहता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की बॉडी के अंदर, और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है ओवरी को रोकता है एग को रिलीज करने में। जो ऊपर वाले का सिस्टम था, एग की ग्रोथ को रोकता है, यहाँ पे एग को रिलीज करने से रोकता है प्रोजेस्टेरॉन। तो ये बेसिकली और क्या करता है, इम्प्लांट जो होता है सर्विक्स के अंदर, जो वेजाइना है, वेजाइना के पास में जो सर्विक्स है उसके अंदर जो म्यूकस सिक्रीट होती है उसको बड़ा मोटा कर देता है, जिससे स्पर्म जो है वहीं फंसे रह जाते हैं और वो एग की तरफ मूव नहीं कर पाते हैं। तो हमने देखा नॉन मेडिकेटेड IUD का एग्जाम्पल है लिप्स लूप, कॉपर रिलीजिंग का है मल्टीलोड, हार्मोन रिलीजिंग का है LNG-20 और इम्प्लांट का है प्रोजेस्टेरॉन, यानी आंसर 2। चलिए 153rd क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहला बताया जा रहा है कि हाइमेन जो है वो एक विश्वसनीय इंडिकेटर नहीं होता है वर्जिनिटी का। वर्जिनिटी आप समझ सकते हैं, मतलब कुंवारेपन का, मतलब ऐसी स्टेज जिस वक्त इंटरकोर्स नहीं हुआ है उसके पहले की स्टेज वर्जिन कहलाती है। जब हो जाता है, सेक्सुअल लाइफ इंसान जीने लगता है, तो वो इंसान वर्जिन नहीं रह जाता है। दूसरा स्टेटमेंट बता रहा है कि हाइमन फट जाता है केवल कॉइटस के दौरान। तो सबसे पहले हम लोग हाइमन जाने कि हाइमन क्या है। तो हाइमन जो है एक छोटा सा पतला सा टुकड़ा है फ्लैप के जैसा टिश्यू का, जो वेजाइना की ओपनिंग पे है, गार्ड करता है दरवाजे के जैसा। तो पहले के ज़माने में लोग मानते थे कि वेजाइना के ऊपर जो गार्ड करने वाला टिश्यू है हाइमन, वो अगर ब्रेक करता है तो वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ही ब्रेक करता है, और अगर वो पहले से ब्रेक हो चुका होता है तो वर्जिनिटी ख़त्म हो चुकी होती है, ऐसा माना जाता है। आज भी बहुत सी जगह पे इसी टाइप से लोग मानते हैं, लेकिन अभी या कुछ साल पहले तक ये क्लियर हो चुका है कि हाइमेन का प्रेजेंस या एब्सेंस होना ये वर्जिनिटी का प्रॉपर इंडिकेटर नहीं है। तो पहले ये मान के चला जाता था कि सेक्सुअल इंटरकोर्स फर्स्ट टाइम जब होता है तो हाइमन फटता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, और ये एक सूचक है, इंडिकेटर है कि हाँ भाई लड़की जो है वर्जिन थी। पर अभी ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हाइमन जो है वो सिर्फ कोइटस से ही नहीं फटता है, साइकिलिंग से है, बाइक राइडिंग से है, बहुत हैवी एक्सरसाइज से है, इवन स्विमिंग से है, तो इस तरीके से फट जाता है। तो हम क्या कहते हैं कि स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है, क्योंकि ये रिलायबल इंडिकेटर नहीं है, और स्टेटमेंट 2 हाँ, तो पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है, क्योंकि ये बता रहा है कि उसकी मौजूदगी या उसकी अनुपस्थिति ये रिलायबल इंडिकेटर वर्जिनिटी का नहीं होता है, वो किसी और भी कारण से फट सकता है। और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो ये बता रहा है कि हाइमन
इज टॉर्न ड्यूरिंग द फिल कोइटस ओनली, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, कि सिर्फ कोइटस से ही नहीं फटता, ये और भी चीज़ों से फट सकता है। तो फर्स्ट वाला करेक्ट है कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कॉकरोच के दोनों सेक्सेस में एक जोड़ा फिलामेंटस स्ट्रक्चर मिलता है जिसको एनल सर्काई कहते हैं, वो मौजूद होता है 8th और 9th सेगमेंट पे। ये बता रहा है पहला ऑप्शन कि क्या वो दोनों 8th और 9th सेगमेंट पे रहता है, 11वें सेगमेंट पे रहता है, 5वें सेगमेंट पे रहता है या 10वें सेगमेंट पे रहता है। तो आंसर यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि वो 10वें सेगमेंट पे रहता है, बिल्कुल सही है। तो एनल सर्काई क्या करता है, ये बेसिकली एक सेंस ऑर्गन है जो डिटेक्ट करता है वाइब्रेशंस को हवा के अंदर, या जब वो कॉकरोचेस ग्राउंड पे चलते हैं तो उनके वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करता है। तो ये जो है 10th सेगमेंट पे मिलता है दोनों ही सेक्सेस में, यानी मेल और फीमेल दोनों में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 155 क्वेश्चन पे। इस पे फिर से मैच द फॉलोइंग है। देखो पेपर बहुत लेंदी आया है, बार बार मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग का मतलब यही होता है कि आपको 4 बार मेहनत करनी है, तो इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करें टाइमर लगा करके कि 1 मिनट में एवरेज एक क्वेश्चन आप कर लें, उससे भी कम करें तो और अच्छी बात है, नहीं तो आपका पेपर छूटने की पूरी संभावना रहेगी। इसलिए जो बच्चे पेपर अब देने जा रहे हैं अगली बार, वो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि हमको टाइमर लगा के प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए मैच द फॉलोइंग करते हैं। तो पॉन्स जो है वो किससे रिलेटेड, इसमें इतने सारे दिए हुए हैं ऑप्शंस। तो पॉन्स बेसिकली जो है एक ब्रेन का ही एक हिस्सा होता है, और ये क्या करता है, पॉन्स जो है एक तरीके से सेरेब्रल कॉर्टेक्स को मेडुला ऑब्लोंगेटा के साथ में कनेक्ट करता है और रिले करता है, मतलब सिग्नल्स पहुंचाता है सेरेबेलम से लेके सेरेब्रम तक। ये इसका काम है, पॉन्स का काम यही है। तो पॉन्स जो होता है बेसिकली न्यूरो सिक्रीटरी सेल से बना होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं हाइपोथैलेमस पे। और हाइपोथैलेमस जो है वो क्या करता है, वो भी निचला हिस्सा है, थैलेमस का निचला हिस्सा है ब्रेन का, और उसका काम क्या होता है, वो देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, फिर से हम आपको बता रहे हैं कि पॉन्स जो है डिफरेंट रीजन को कनेक्ट करता है ना, ये हमको कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा। पॉन्स जो है डिफरेंट रीजन्स को कनेक्ट करता है, ये हमने आपको बताया अभी कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स को मेडुला ऑब्लोंगेटा के साथ कनेक्ट करता है, और ये सिग्नल्स को रिले करता है सेरेब्रम से लेके सेरेब्रम तक। तो इसका काम क्या है कि ये डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन को कनेक्ट करता है। ठीक है, और हाइपोथैलेमस जो है किससे मिलके बना है, न्यूरो सिक्रीटरी सेल से बना है। इसका बहुत सारे फंक्शंस है बॉडी के अंदर। ये पिट्यूटरी हार्मोन्स के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, ये थर्मो रेगुलेशन करता है। उसके बाद हम लोग आते हैं मेडुला पे। मेडुला क्या करता है, वो रेस्पायरेशन और गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है। ये रेस्पायरेशन में हमने आपको बताया भी था कि मेडुला जो होती है वो क्या करती है कि एक कंट्रोल सेंटर है, इंस्पायरेशन की कैपेसिटी को कंट्रोल करता है, और गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को भी मेडुला ही कंट्रोल करता है, क्योंकि इसके अंदर जो है कुछ हार्मोन्स भी सिक्रीट होते हैं। अब जो है लास्ट है हमारे पास बच्चा सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है, बेसिकली ये पॉस्चर और बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा ये थोड़ी सी जगह भी देता है, यहाँ पे न्यूरॉन्स भी बहुत सारे आते हैं। तो फिर से हम रिवाइज करते हैं। पॉन्स जो होता है वो कनेक्ट करता है डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन। हाइपोथैलेमस जो होता है वो ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स है जो कि पिट्यूटरी हार्मोन्स और थर्मोरेगुलेशन को मैनेज करता है। मेडुला जो है वो रेस्पायरेशन और गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है, और सेरिबेलम जो है वो बेसिकली पॉस्चर और बैलेंस को कंट्रोल करता है और जगह देता है एडिशनल न्यूरॉन्स के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कौन सा स्टेरॉयड हार्मोन नहीं है। देखो स्टेरॉयड हार्मोन का मतलब होता है कि इसके अंदर स्टेरॉल न्यूक्लियस होनी चाहिए जो कि कोलेस्ट्रॉल में मिलती है। 4 मेंबर्ड रिंग होती है, 3 तो 6 मेंबर्ड होती है और एक 5 मेंबर्ड रिंग होती है। तो स्टेरॉयड हार्मोन कौन सा नहीं है, तो प्रोजेस्टेरॉन स्टेरॉयड हार्मोन है, कॉर्टिसोल स्टेरॉयड हार्मोन है, टेस्टोस्टेरॉन स्टेरॉयड हार्मोन है, और ग्लूकागॉन प्रोटीन हार्मोन है। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो फीमेल सेक्स हार्मोन है, ये ओवरी से सिक्रीट होता है। कॉर्टिसोल जो है
ये भी स्टेरॉयड हार्मोन है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होता है। और टेस्टोस्टेरॉन मेल सेक्स हार्मोन है, ये सिक्रीट होता है टेस्टिस से। ग्लूकागॉन जो है प्रोटीन हार्मोन है, अमीनो एसिड से बना है और ये बनता है पैंक्रियाज से, अल्फा सेल से। पैंक्रियाज के अल्फा, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अल्फा सेल सिक्रीट करते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे आओ। ये कह रहा है कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो है इस टेम्पलेट का क्या बनाएगी। तो अगर आरएनए पॉलीमरेज है तो कंफ्यूज आप मत होइएगा, डीएनए डिपेंडेंट का मतलब हुआ यहाँ पे टेम्पलेट जो है डीएनए है और आरएनए पॉलीमरेज का मतलब हुआ कि वो ट्रांसक्रिप्शन कर रही है और आरएनए बना रही है। और अगर आरएनए बन रही है इसका मतलब उसके अंदर यूरेसिल होगा। तो इन ऑप्शंस में देखो सब में यू 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 दिया है, सेकंड ऑप्शन में आपको यू नहीं दिया है, दैट मीन्स सेकंड ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो जाता है और आपको इसके कॉम्प्लीमेंट्री आपको सिंपली बनाना है। तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री टी के लिए क्या होता है, ए होता है, ए के लिए यू होता है, सी के लिए जी होता है, ए के लिए यू, जी सी ए यू। तो बस आपको यही कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग ऐड करते चलना है और इस तरीके से आपको थर्ड ऑप्शन मिल जाएगा। हम रीड कर देते, टी के साथ ए होगा, ए यू सी जी, ए यू टी, ए जी सी जी सी सी जी, ए का यू यू यू, टी का ए यू, टी का ए, सी का जी, सी का जी, ए का यू, टी का दोनों टी है तो उसके साथ ए और ए आएगा, सी का जी, ए का यू। इस तरीके से थर्ड ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तीनों मसल्स दिए हैं, पहचानना है इनको आपको। तो देखो तीनों में से फर्स्ट वाला जो ए वाला जो मसल्स हैं और जो सी वाला जो मसल है, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, स्ट्राइप्स दिख रही हैं। तो इसका मतलब ये दोनों ही इन्वॉल्वेंट्री मसल्स हैं, क्योंकि इन्वॉल्वेंट्री मसल्स जो होते हैं, सॉरी स्ट्राइप्स दिख रही हैं जिसमें से इन्वॉल्वेंट्री भी हो सकते हैं और वॉलेंट्री हो सकते हैं। ए वाला जो है साफ साफ दिख रहा है कि स्ट्राइप्स जो हैं पैरेलल स्ट्राइप्स हैं। और ये मसल्स किस तरीके का दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है कि ये मसल्स बिल्कुल स्केलेटल मसल्स की तरह दिख रहे हैं। स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वॉलेंट्री मसल्स होते हैं, मतलब हमारी इच्छा अनुसार ये काम करते हैं। और ये स्केलेटल मसल्स यहाँ पे कहाँ दिख रहे हैं, ये ट्राइसेप्स में दिख रहे हैं। ये मसल्स कहाँ के हैं, ट्राइसेप्स के हैं, यानी हमारे आर्म्स में ये मसल्स हैं और हमारी स्ट्रेंथ को डिनोट करते हैं, हमारी इच्छा अनुसार ये चलते हैं। सी वाला जो है ये कार्डियक मसल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि हार्ट में होता है। और बी वाला स्मूथ मसल्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी इन्वॉल्वेंट्री, बी और सी इन्वॉल्वेंट्री मसल्स है जो हमारे विल के हिसाब से नहीं चलते हैं। और बी वाला जो है ये इन्वॉल्वेंट्री मसल है, सी वाला भी। बी वाला मिलता है स्टमक में और सी वाला मिलता है हार्ट में। चलो अब हम आते हैं, इसका सीक्वेंस क्या है, सेल साइकिल का सीक्वेंस क्या है। तो देखो भाई, सेल साइकिल जो होती है वो सीक्वेंस चलता है G1 यानी गैप 1 फेज, S फेज, सिंथेसिस फेज, फिर G2 और M फेज होती है। तो सबसे पहले सीधी सीधी सी बात है, सबसे पहले क्या आएगा, गैप 1 फेज आएगा, उसके बाद में फिर आएगा सिंथेसिस फेज आएगा जहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है, और फिर आएगा गैप 2 फेज। तो यहाँ पे दोनों गैप 1 और गैप 2 में प्रोटीन्स का निर्माण होता है, सिंथेसिस में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। और उसके बाद एम फेज जो होता है वो एक्चुअली 2 फेजेस में डिवाइडेड होता है। पहले होती है कैरियोकाइनेसिस और उसके बाद होती है साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है सबसे पहले माइटोसिस में न्यूक्लियस डिवाइड होकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है डॉटर सेल्स में और क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं। और उसके बाद साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और इक्वली दोनों डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये सीक्वेंस आपको सेकेंड ऑप्शन में दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है कि कौन सा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर देखो वो होते हैं जो उन लोगों में होते हैं जिनकी इम्यूनिटी उनके कंट्रोल में नहीं होती है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि हमारी इम्यूनिटी हमको धोखा दे रही है, मतलब हमारे इम्यून सेल्स हमारे ही सेल्स को अपना नहीं समझ रहे हैं और उनके खिलाफ कार्य कर रहे हैं। तो उससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं और इसका बहुत जल्दी इलाज भी नहीं होता है क्योंकि इम्यूनिटी बहुत हेवायर होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मायस्थीनिया ग्रेविस। मायस्थीनिया ग्रेविस इसमें मसल्स के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है कि इसके अंदर मसल्स के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनने लगती हैं और मसल्स जो है डिटेरियरेट होने लगते हैं, तो कमज़ोरी बहुत हो जाती है। र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इसमें भी इम्यूनिटी बनती है पर बोन्स के खिलाफ बनने लगती है, बोन्स बहुत वीक हो जाते हैं, जॉइंट्स खत्म हो जाते हैं। और मस्कुलर ये सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस जो है
ये भी एक तरीके की ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, क्योंकि यहाँ पे मसल्स और स्किन के खिलाफ बनने लगते हैं, तो बहुत ही सीरियस कंडीशन हो जाती है लेटर स्टेजेस पे। तो अब क्या बच रहा है हमारे पास, गाउट और मस्कुलर डिस्ट्रोफी। गाउट एक तरीके की डिजीज़ है जिसमें जॉइंट्स जो होते हैं वो थोड़े से ब्लॉक हो जाते हैं यूरिक एसिड की बढ़ोतरी की वजह से। तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है, ये किडनी की खराबी से भी हो सकता है, आपके खान पान की वजह से भी हो सकता है। और दूसरा मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये तो बिल्कुल भी ऑटो इम्यून डिसीज़ नहीं है, ये एक प्रोग्रेसिव जेनेटिक डिजीज़ है जिसमें डिस्ट्रोफिन जीन जो होती है बेसिकली वो इंटरफियर करने लगती है हेल्दी मसल फंक्शंस के साथ। तो डिस्ट्रोफिन जीन में म्यूटेशंस हो जाती हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है जो मसल्स गड़बड़ हो जाते हैं। तो अब आपकी कौन सी ऑटो इम्यून डिजीज़ है, माइस्थीनिया ग्रेविस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस। ठीक है, चलो 161 क्वेश्चन। यहाँ पे फिर से मैच द फॉलोइंग है। यहाँ पे एक तरफ आपको जो है एंजाइम्स दी हैं और एक तरफ दिया है कि कौन सा बॉन्ड कौन सी एंजाइम तोड़ रही है। तो इसमें देखो भाई लाइपेज जो एंजाइम है वो फैट को डाइजेस्ट करती है, और फैट में कौन से बॉन्ड मिलते हैं, फैट में बॉन्ड्स मिलते हैं एस्टर बॉन्ड्स। तो ये फैट बॉन्ड्स में यानी एस्टर बॉन्ड्स को तोड़ती है लाइपेज। न्यूक्लियस जो होती है न्यूक्लिक एसिड्स को ब्रेक करती है। न्यूक्लिक एसिड्स में कौन से बॉन्ड्स मिलते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स मिलते हैं। तो न्यूक्लियस जो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करती है न्यूक्लिक एसिड्स में। प्रोटीएज जो है पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करती है। पेप्टाइड बॉन्ड मिलते हैं, अमीनो एसिड्स को लिंक करने वाले बॉन्ड्स होते हैं, तो प्रोटीएज प्रोटीन को तोड़ती है। अमाइलेज स्टार्च को तोड़ती है, और स्टार्च जो है किससे मिलके बना होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसलिए अमाइलेज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ती है। तो लाइपेज तोड़ रही है फैट को यानी एस्टर बॉन्ड को ब्रेक करती है। न्यूक्लियस तोड़ रही है न्यूक्लिक एसिड को यानी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करती है। प्रोटीएज तोड़ रही है प्रोटीन को जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं। अमाइलेज तोड़ रही है स्टार्च को यानी कार्बोहाइड्रेट को जिसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बता रहा है कि जो पेंगुइन्स और फ्लिपर्स हैं डॉल्फिन के, वो उदाहरण किसके हैं। तो हम पहले जान लें कि सारी चीज़ें हैं क्या, चारों ऑप्शंस क्या कहते हैं। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहता है कि जब दो अनरिलेटेड स्पीशीज़ होती हैं वो एक जैसे ट्रेड्स डेवलप कर लेती हैं क्योंकि एक जैसे एनवायरनमेंट में रहती हैं। यही सही जवाब है कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन यहाँ पे क्यों है, क्योंकि पेंगुइन जो है बर्ड है और डॉल्फिन जो है वो एक मैमल है, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों पानी में भी रह सकते हैं। तो दोनों को तैरने के लिए दोनों ने फ्लिपर्स डेवलप किए। तो ये दोनों अनरिलेटेड स्पीशीज़ थी और एक जैसे एनवायरनमेंट में रहने की वजह से इन्होंने एक जैसे ऑर्गन्स डेवलप कर लिए हैं, अनरिलेटेड स्पीशीज़। तो ये ऑर्गन्स जो है दोनों के एनालॉगस ऑर्गन्स कहलाएंगे, और जो टाइप ऑफ इवोल्यूशन है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन तब होता है जब एक ही स्पीशीज़ के या क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ के जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो इतनी वेरिएशंस एक्वायर कर लेते हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक्स में, अपने हैबिट में, कि वो धीरे धीरे चल के दो अलग अलग स्पीशीज़ बन जाती है। डाइवर्जेंट मतलब फैलना। तो एक स्पीशीज़ से जब कई स्पीशीज़ डेवलप हो जाती हैं, क्योंकि एक स्पीशीज़ अलग अलग एनवायरनमेंट में रहती है तो उसको अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से चीज़ें डेवलप हो जाती हैं और इतनी डिफरेंट हो जाती हैं, तो वो दो नई स्पीशीज़ डेवलप हो जाती हैं, तो कहलाता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अडैप्टिव रेडिएशन क्या है, तो अडैप्टिव रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अलग अलग स्पीशीज़ जो होती हैं बहुत अच्छे से इवॉल्व करती हैं अपने अपने एनवायरनमेंट को में अच्छे से डेवलप करने के लिए, जो अलग अलग एरियाज़ में रह रहे हैं। जैसे कि अडैप्टिव रेडिएशन गैलापागोस आइलैंड में डार्विन्स की फिंचेस के साथ हुआ, तो वहाँ पे थी तो वही बर्ड्स, लेकिन चूंकि उसी जगह पे इन लोगों ने अपने अलग अलग एनवायरनमेंट्स में डेवलपमेंट किया, तो वो फैल करके इन्होंने अडैप्टिव रेडिएशन इस तरीके से बना लिया। मतलब फैल गई सारी, कोई बर्ड सीड पे खा रहा था, कोई इंसेक्ट्स को खा रहा था, कोई नट्स को खा रहा था, तो सबने बीक्स अलग अलग तरीके के डेवलप किए, तो अलग अलग स्पीशीज़ में वो बर्ड्स बहुत जल्दी आइलैंड पे उनका डेवलपमेंट हुआ। तो इस तरीके का जो डेवलपमेंट होता है वो अडैप्टिव रेडिएशन कहलाता है। नेचुरल सिलेक्शन तो डार्विन का एक नियम था, प्रोसेस था, जिन्होंने बताया था कि जो फिट स्पीशीज़ होती है, फिट इंडिविजुअल होता है वही सर्वाइव करता है, बाकी अनफिट इंडिविजुअल जो है सर्वाइव नहीं करते हैं। और फिट इंडिविजुअल जो है धीरे धीरे वो एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है, अडेप्ट कर लेता है। तो फ्लिपर्स, पेंगुइन्स और डॉल्फिन्स का एग्जाम्पल है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, फिर से मैच द फॉलोइंग है। ये क्वेश्चन हमने अपने वीडियो लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आप लोग प्लीज़ उसको रेफ़र करिएगा। ये और उस समय भी हमने बताया था कि बहुत आता है, बहुत आता है। और ये देखिए क्वेश्चन आ गया, तो इसको पहले समझ लीजिए क्या 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 चीज़ें क्या हैं। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का मतलब हुआ कि इसमें किसको जोड़ते हैं हम, टाइडल वॉल्यूम को जोड़ते हैं और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जोड़ते हैं। टाइडल वॉल्यूम क्या कहता है? टाइडल वॉल्यूम है नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर्ड एंड इंस्पायर्ड इनवॉलेंट्रीली इन ईच ब्रेथ ड्यूरिंग नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग। जब हम शांत हैं, एकदम कोई काम ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो उस वक्त जितनी हवा हम एक्सपायर करते हैं, बाहर करते हैं, और जितनी अंदर लेते हैं बिना सोचे समझे, वो होती है टाइडल वॉल्यूम। ये होती है लगभग 500 ml। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है? वो वॉल्यूम एयर की जो हम लोग जोर से एक्सपायर करते हैं अबव द टाइडेड वॉल्यूम। जितनी टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल है 500 ml से ऊपर जितना हम फोर्सफुली उसको बाहर निकाल सकते हैं, वो होती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या हुई, मतलब कितनी क्षमता है हमारे अंदर पूरी तरीके से पावरफुली बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने की। तो वो तो हो गई 500 ml जो कि टाइडल वॉल्यूम थी, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि 1200। तो 1200 और 500 को जोड़ेंगे तो 1250 ml यानी 1250 ml इसकी कैपेसिटी होगी। दूसरे पे आते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ये क्या होता है? ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो अभी आपको बताया था और रेसिडुअल वॉल्यूम का सम होता है। अब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो हम बता चुके हैं। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? रेसिडुअल का मतलब बचा हुआ। तो जो वॉल्यूम हवा की जो बचती है लंग्स में, जब हम पूरी तरीके से एक्सपायरेशन कर देते हैं तो वो जो बची हुई वॉल्यूम होती है वो रेजिडुअल वॉल्यूम करती है। अगर थोड़ी भी नहीं बचेगी तो लंग्स कोलैप्स कर जाएंगी। तो थोड़ी हवा, कितना भी पावरफुल एक्सपायरेशन हो, थोड़ी बहुत हवा बचती ही है, तो वही कहलाती है रेसिडुअल वॉल्यूम। और ये होती है लगभग 1200 ml। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना हुआ? 1250। और रेसिडुअल वॉल्यूम कितना हुआ? 1200। तो 1250 प्लस 1200 मिलके कितना हुआ? 2450, 2450 ml। फिर आते हैं हम लोग वाइटल कैपेसिटी पे। ये 3 चीज़ों का सम है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और रिजर्व वॉल्यूम, सॉरी रेसिडुअल वॉल्यूम। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की तरह ही है, मतलब कितना हवा हम लोग वॉलेंट्रीली खींच सकते हैं अपने अंदर टाइडल वॉल्यूम के ऊपर। ये है 3100 ml। और टाइडल वॉल्यूम बताया था नॉर्मल हवा जितनी हम लोग लेते हैं यानी 500 ml, और रेसिडुअल वॉल्यूम जितनी बचती है हमारे लंग्स में 1200 ml। तो सबका सम होता है 4800 ml। तो ये होती है हमारी लंग की कैपेसिटी, क्षमता होती है कि इतनी हवा का आदान प्रदान हो सकता है। अब आते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी पे। ये होती है टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो दोनों हम आपको बता चुके हैं। टाइडल वॉल्यूम है 500 ml और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है 3100 ml। तो टोटल मिला के 3600 ml होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको थर्ड ऑप्शन में मिल रही हैं। इसको आप लोग देख लीजिए, हम 2 मिनट चुप हो जा रहे हैं, आप लोग देख लीजिए स्क्रीन पे कि थर्ड ऑप्शन क्यों है। सब डिटेल में हमने आपको बता दिया है। ये हम एक बार आपको रिपीट कर देते हैं कि एक्सपायरेटरी कैपेसिटी 1250 ml, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी 2450 ml, वाइटल कैपेसिटी जो होती है वो लगभग होती है 4800 ml। ये इतनी, और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है 3600 ml। ये सारी कैपेसिटीज़ आप लोग याद रखिए, कौन किसके बराबर है, ये सारा हमने लेक्चर में अच्छे से दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा अफेक्ट नहीं करता है फैक्टर हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में? देखो, हार्डी वेनबर्ग जो है एक साइंटिस्ट थे, इन लोगों ने मिलकर के एक इक्वेशन दी जो सिंपली क्या है, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब p प्लस क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आप लोग मैथ्स में पढ़ते चले आ रहे हैं कि इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1, जिसमें कि p जो है p स्क्वायर है, ये परसेंटेज होता है होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल की
जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी। क्यू स्क्वायर जो होता है वो होती है रेसेसिव होमोजाइगस जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी। पी होती है अलील फ्रीक्वेंसी, कौन सी अलील की, डोमिनेंट अलील फ्रीक्वेंसी। और क्यू होती है रेसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी। और 2pq जो बचता है जो टर्म, वो होती है हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी। तो इन्होंने बताया कि ये इक्विलिब्रियम ऑपरेट करता है एक ऐसी पॉपुलेशन में जहां कुछ कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। तो वो मेन कंडीशंस क्या हैं कि उस पॉपुलेशन में कोई म्यूटेशन नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई जीन फ्लो मतलब आदान प्रदान नहीं होना चाहिए, किसी का कोई अंदर आ रहा है कोई बाहर आ रहा है, मतलब अंदर बाहर आए लेकिन फर्टिलाइजेशन आपस में ना हो, रैंडम मेटिंग हो, कोई भी किसी से कुछ भी हो रहा है, मेट कर रहा है, पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ा हो, नेचुरल सिलेक्शन ना हो रहा हो, और कोई भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ना हो रहा हो। ये बड़ी आइडियल कंडीशंस हैं, बड़ी मुश्किल से मिलती है, लेकिन जहाँ मिलती है तो वहाँ पे हार्डी वेनबर्ग ऑपरेट करती है। तो वो बोल रहा है कि कौन सा एक फैक्टर अफेक्ट नहीं करेगा। नहीं करने का मतलब हुआ कि हार्डी वेनबर्ग बहुत नॉर्मली चलेगी। तो वो क्या होगा, कांस्टेंट जीन पूल विल नॉट अफेक्ट द, कांस्टेंट जीन पूल जो है विल नॉट अफेक्ट द हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, क्योंकि जीन माइग्रेशन तो तुरंत अफेक्ट कर देगा। तो चाहते ही हैं हार्डी वेनबर्ग वाले लोग, चाहते ही हैं कि कांस्टेंट जीन पूल रहा है, क्योंकि माइग्रेशन नहीं चाहिए उनको, म्यूटेशन नहीं चाहिए उनको, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं चाहिए उनको, तो कांस्टेंट जीन पूल चाहिए। और जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होती है वो अचानक सैम्पलिंग एरर की वजह से अलील फ्रीक्वेंसीज या जीन फ्रीक्वेंसीज में चेंज हो जाता है, तो वो भी नहीं चाहिए। तो अब क्या हमारे पास चाहिए, मतलब अगर जीन पूल कांस्टेंट है तो ही जो है हार्डी वेनबर्ग ऑपरेट करेगा, और तब जो है हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम अफेक्ट नहीं करेगा। इसलिए ऑप्शन 2 करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें ये बता रहे हैं कुछ एंशिएंट ह्यूमंस स्पीशीज़ के नेम्स हैं और आपको उनकी सीक्वेंस बताना है। तो उनकी सीक्वेंस जानने से पहले सबकी आपको एज पता होनी चाहिए कि वो कितने साल पहले इवॉल्व हुआ। तो इन चारों में से सबसे पहले जो जिसका इवोल्यूशन हुआ था वो था होमो हेबिलिस। वो कितने साल पहले हुआ था, 2.4 से लगभग 1.5 मिलियन ईयर्स अगो, ये सबसे पुराना है। उसके बाद आया था होमो इरेक्टस, ये 1.5 से 1.9 मिलियन ईयर्स अगो का है। और उसके बाद है होमो निएंडरथैलेंसिस, जो है 4,30,000 ईयर्स पुराना। और होमो सेपियंस प्रेजेंट ग्रुप है जिसको हम लोग भी बिलोंग करते हैं। तो सही जवाब 2 है, जिसमें सबसे पहले होमो हेबिलिस, फिर होमो इरेक्टस, फिर होमो निएंडरथैलेंसिस और उसके बाद होमो सेपियंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये यहाँ पे बताया गया एक्शन पोटेंशियल की स्टेजेस हैं थ्रू हार्ट, वो क्या सीक्वेंस होता है वो इन इन इन, इन सबको आपको बताना है। तो सबसे पहले जो है एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट कहाँ से होता है, ऐसे नोड से जिसको नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट कहते हैं, सिनु एट्रियल नोड, ये नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट है। यहाँ से जो है एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होता है और फिर वहाँ स्प्रेड करता है एवी नोड यानी ऑरिक्यूलो वेंट्रिक्यूलर नोड। फिर वहीं पे कुछ गुच्छे होते हैं कार्डियक मसल्स के जो कहलाते हैं एवी मंडल, वहाँ तक जाती है नर्व इम्पल्स। फिर वहाँ से बंडल ब्रांचेस में जाती है और फाइनली जाती है पुरकिंजे फाइबर्स में। तो ये इम्पल्स है या एक्शन पोटेंशियल है। तो क्या सीक्वेंस है जाने का, एसए नोड से एवी नोड, एवी नोड से एवी बंडल, एवी बंडल से बंडल ब्रांचेस और वहाँ से पुरकिंजे फाइबर्स। तो यही सीक्वेंस हमको ऑप्शन 3 में देखने मिल रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन सा फैक्टर फेवरेबल है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब हुआ कि ये लंग्स में हो रहा है जिसमें हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है। तो कौन से फैक्टर्स जिम्मेदार हैं, तो उसके लिए हमको जानना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम टेम्परेचर की बात करें, इसमें 3-4 चीज़ें हैं, टेम्परेचर है, PO2 है, PCO2 है, H+ कंसनट्रेशन, सबको एक एक करके टेकअप करते हैं। टेम्परेचर बढ़ता क्यों है हमारी बॉडी का, या तो हम बीमार होते हैं, फीवर होता है, या हम बहुत एक्सरसाइज करते हैं तो कैटाबॉलिज्म होता है, तो बहुत सारी एनर्जी निकलती है और हीट भी प्रोड्यूस होती है, तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो जब टेम्परेचर बढ़ जाता है उससे ऑक्सीजन की एफिनिटी कम हो जाती है जुड़ने की हीमोग्लोबिन के साथ। इसलिए क्या करता है, उस वक्त ऑक्सीजन रिलीज होती है। क्यों, क्योंकि हमारा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, मतलब बॉडी एक तरीके से थकी हुई है या बीमार है, तो उसको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो वो ऑक्सीजन जुड़ती नहीं है, उस समय ऑक्सीजन रिलीज होती है। ठीक,
कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही अंदर आता है, मतलब बाहर जाने को होता है या टिश्यूज़ के अंदर जब प्रोड्यूस होता है और वो बाहर जाने को होता है, तो उस समय वो वाटर के साथ जुड़ करके कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3 बनाता है, जो इवेंचुअली ब्रेक करता है H+ और HCO3- में। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड है उतना ही हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा और उतनी ही कम pH होगी। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो उस वक्त भी ऑक्सीजन एक तरीके से रिलीज होगी। ठीक, एसिडिटी की अगर बात करें तो अगर इंक्रीज हो रही है एसिडिटी यानी पीएच कम हो रही है, हाइड्रोजन आयंस बढ़ रहे हैं, तो वो भी जो है ऑक्सीजन एफिनिटी को रिड्यूस करते हैं। तो अब इन सारी चीज़ों से हमको क्या पता चला कि जितना ज़्यादा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होगा यानी PO2 जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा तेज़ी से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगी। ठीक है, और लेसर हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन का मतलब हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तभी हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन कम है। बताया था ना आपको कि CO2 H2O के साथ बनकर H2CO3 बनाता है, वही ब्रेक डाउन करता है H+ में। तो जितना CO2 उतना H+। तो अगर कम H+ है तो इसका मतलब कम CO2 है, तो आराम से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ी रह सकती है। ठीक, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। हाई PO2 और लेस H+ कंसेंट्रेशन फेवर करते हैं ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 168 पे आते हैं, जो कि फिर से मैच द फॉलोइंग है। तो देखो इसमें दिया है α1 एंटीट्रिप्सिन। तो α1 एंटीट्रिप्सिन जो है ये बेसिकली प्रोटेक्ट करता है टिश्यूज़ को न्यूट्रोफिल के का डाइजेशन के खिलाफ प्रिवेंट करता है। एक एंजाइम है इलास्टेज, उसको न्यूट्रोफिल से अटैक कर देते हैं तो उसको रोकता है वो एक तरीके से α1 एंटीट्रिप्सिन। तो एक तरीके से ये प्रोटीएज का इनहिबिटर, प्रोटीएज एंजाइम का एक इनहिबिटर है। प्रोटीएज एंजाइम जो है प्रोटीन्स को खत्म कर रही है, तो ये प्रोटीएज एंजाइम को रोकता है, यानी इलास्टेज को एक तरीके से मारने से, खत्म करने से रोकता है। और ये बेसिकली कहाँ प्रोड्यूस होता है? लीवर में। तो इसकी डेफिशिएंसी अगर हो गई तो ये क्या करेगा? ये प्रोटीएज खुद इनहिबिटर कर रहा है, यानी अब इनहिबिट नहीं कर पाएगा, तो इलास्टेज एंजाइम जो है उसको न्यूट्रोफिल बहुत आसानी से अटैक कर देंगे। और इलास्टेज जब धीरे धीरे खत्म होता रहेगा तो इसका असर सबसे पहले कहाँ दिखाई पड़ता है? ये दिखता है लंग्स में एम्फीसीमा के रूप में। तो इसलिए ये रिलेटेड है, α1 एंटीट्रिप्सिन की जो डेफिशिएंसी है ये एम्फीसीमा से रिलेटेड है। Cry1AB और Cry1AC जो है ये बेसिकली क्या है? Cry1AC और Cry2AB ये दोनों जीन्स हैं जो प्रोड्यूस करती हैं टॉक्सिन्स किसके खिलाफ? कॉटन बॉल वर्म्स के खिलाफ। फिर से समझो, Cry1AC Cry2AB ये जीन्स हैं इंसेक्ट्स में, और ये इंसेक्ट्स में नहीं है, मतलब बैक्टीरिया में ये जीन्स हैं, और ये किसके खिलाफ प्रोटीन बनाती है? कॉटन बॉल वर्म के खिलाफ। ठीक है, और Cry1AB जो है वो जीन कॉर्न बोरर के खिलाफ प्रोटीन बनाती है। तो ये सारी जीन्स हैं बेसिकली जो कि बैक्टीरिया में बनती हैं, बैसिलस thuringiensis में। और एक काम कर रहा है Cry1AC और Cry2AB कॉटन बॉलवर्म के खिलाफ, और Cry1AB काम कर रहा है कॉर्न बोरर के खिलाफ। तो ये हो गया। अब एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है ADA डेफिशिएंसी के साथ में होती है। ADA डेफिशिएंसी जो होती है वो क्या है? एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम है, और ये एंजाइम जो है बेसिकली डेफिशिएंट हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है, म्यूटेटेड हो जाती है इसकी जीन, और तब म्यूटेंट प्रोटीन बनती है यानी एंजाइम बनती है। और ये इसकी कमी से होता है SCID, SCID, जिसका नाम है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। तो इस डिजीज़ में इतनी बुरी तरीके से इम्यून डेफिशिएंसी होती है कि इंसान इम्यूनिटी की कमी से मर जाता है, और ये ADA की डेफिशिएंसी से होती है। तो उस समय ADA को रिप्लेस कर दिया जाए एक नॉर्मल अच्छी रिप्लेसमेंट एंजाइम थेरेपी से, तो ये इंसान बच सकता है। तो इसके लिए एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी करेक्ट ऑप्शन है। तो ये आपको फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहा है, एक बार फिर से बता दें। α1 एंटीट्रिप्सिन एम्फीसीमा में है, Cry1AB जो है कॉर्न बोरर में है, Cry1A कॉटन बॉल वर्म में है, और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी ADA डेफिशिएंसी है। 169 पे आते हैं। यहाँ पे असर्शन रीज़न है। पहला स्टेटमेंट असर्शन कह रहा है कि FSH जो है
ओवेरियन फॉलिकल्स में एक्ट करता है फीमेल के और लीडिक सेल्स मेल के। बिल्कुल सही है। एफएसएच जो है फॉलिकल के ऊपर काम करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसका नाम ही है। और ये कहाँ से सिक्रीट होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। फीमेल्स में ये फॉलिकल की ग्रोथ कराता है, लीडिक सेल्स जो है मेल में ये टेस्टोस्टेरोन वगैरह का सिक्रीशन कराने में हेल्प करता है। और दूसरा रीज़न जो है, ओवेरियन फॉलिकल्स जब ग्रो होते हैं तो वो फीमेल्स में एस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं। हाँ, जब फॉलिकल्स ग्रो करते हैं तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन वगैरह सिक्रीट करते हैं। और इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिक सेल्स उन्हीं को कहते हैं जो एंड्रोजन सिक्रीट करते हैं। ये भी सही है, दोनों सही है, लेकिन वो रीज़न उसका नहीं है सही, मतलब उसका रीज़न वो नहीं है। दोनों स्टेटमेंट्स इंडिपेंडेंटली सही है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। चलिए, ये आ गई है आपके पास 170th क्वेश्चन और ये PBR 322 का डायग्राम है। वो बोल रहा है कि एक्स और वाई जीन्स क्या है। तो एक्स और वाई जीन जानने के लिए हमको ये जानना ज़रूरी है कि PBR 322 का क्या स्ट्रक्चर है। तो अगर हम बात करें PVU2, जहाँ पे वाई जीन है, PVU2 रेस्ट्रिक्शन साइट है एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का। तो ये जो साइट है वो किसको डिसरप्ट कर रहा है? ये रॉप रीजन को डिसरप्ट कर रहा है। ROP, रॉप रीजन को डिसरप्ट कर रहा है प्लाज्मिड के। और रॉप जो होती है वो कोड करती है प्रोटीन जो कि रेप्लिकेशन के लिए जिम्मेदार है प्लाज्मिड की। तो मतलब ये है कि अगर PVU2 में इंटरप्शन है वाई जीन का, तो क्या होगा? वो किसको कंट्रोल करेगा? वो करेगा कॉपी नंबर्स को कंट्रोल करेगा कि कितनी प्लास्मिड बन रही है, क्योंकि प्लास्मिड के रेप्लिकेशन से रिलेटेड है। और अगर हम बात करें एक्स जीन की, तो एक्स जीन, तो यहाँ पे पहले वाई का देख लेते हैं कि ये वाई कॉपी नंबर किसमें बता रहा है। वाई फॉर रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। दूसरा भी वही बता रहा है कि वाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, गलत है। वाई प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन, हाँ ये हो सकता है। और इसमें बता रहा है लास्ट वाले में भी वाई फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में वाई का फंक्शन करेक्ट है। अब हम लोग एक्स पे आते हैं। एक्स बोल रहा है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, और एक्स यहाँ पे बता रहा है फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द प्लाज्मिड। ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, फिर से हम आते हैं वापस इसी क्वेश्चन पे। पहले हम ये जानेंगे कि एक्स और वाई रीजन्स कौन कौन से हैं। तो वाई रीजन जो डिसरप्ट हो रहा है PVU2 रेस्ट्रिक्शन साइट से, ये बेसिकली रोप रीजन है प्लाज्मिड का। ठीक है। और रोप रीजन जो है वो इन्वॉल्व होता है उस प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए जो प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है। और एक्स जो रीजन है वो ओराई रीजन है। ओराई का मतलब होता है DNA में एक ओरिजिन होती है जहाँ पे रेप्लिकेशन DNA की स्टार्ट होती है। अब आपको क्लियरली समझ में आएगा कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट क्यों है, क्योंकि जीन एक्स जो है वो कॉपी नंबर को कंट्रोल करती है, क्योंकि वो बेसिकली रेप्लिकेशन को कंट्रोल कर रहा है, पूरी की पूरी एंटायर प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन को कंट्रोल कर रहा है। तो वो कॉपी नंबर को कंट्रोल कर रही है एक्स। फॉर द सेम रीजन थर्ड वाला ऑप्शन इनकरेक्ट था। और वाई जो हो रहा है, वाई क्या कर रहा है? वाई फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। वो वाई प्रोटीन के रेप्लिकेशन के लिए जिम्मेदार है, मतलब उस प्रोटीन के लिए जिम्मेदार है जो रेप्लिकेशन करवाता है प्लाज्मिड का। ठीक है। तो डिफरेंस समझो, जीन एक्स और जीन वाई। वाई जो है रोप रीजन को इंटरप्ट कर रहा है और एक्स जो है ओराई को कर रहा है। तो ओराई जो है किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो कॉपी नंबर ऑफ द लिंक DNA, क्योंकि वो यहाँ पर ही आकर के जो है स्टार्ट होगा रेप्लिकेशन। और वाई क्या है? वो रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड के लिए जिम्मेदार है वो प्रोटीन। तो इसलिए इसका ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। चलिए फिर से आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 171 क्वेश्चन पे, और इसको भी मैच द फॉलोइंग है। तो कोकेन जो है वो कौन सा पौधा है? इसको कहते हैं एरेथ्रोजाइलम। ठीक। हेरोइन क्या है? हेरोइन जो है, हीरोइन नहीं समझ लेना भाई, जो आजकल हीरोइनें चल रही हैं वो हीरोइन होती है, इसको हम लोग हेरोइन कहते हैं। और उसकी स्पेलिंग HEROIN। आजकल तो बड़ा हीरोइन का गाना चला हुआ है ना, आप लोग देखते होंगे, हीरोइन हूँ मैं। चलिए उस हीरोइन से वापस आते हैं इस हेरोइन की तरफ। तो ये हेरोइन जो है, हेरोइन क्या कहता है, किससे रिलेटेड है? पापावर सोमनीफेरम। ठीक।
पापावर सोमनीफेरम बेसिकली पॉपी प्लांट है जो कि हेरोइन एक तरीके का नारकोटिक प्रोड्यूस करता है। और मॉर्फिन क्या है? मॉर्फिन जो है इफेक्टिव सेडेटिव के तौर पे यूज, मतलब एनेस्थीसिया के जैसा कि एक इंजेक्शन दे दिया, आप एनेस्थीसिया जैसा लग गया, आप बेहोश जैसे हो गए, सर्जरी के पहले यूज़ किया जाता है, तो वो मॉर्फिन है। पहले करते थे, अभी तो बहुत सारे आ गए हैं। उसके बाद है मार्जुआना। मार्जुआना जो है वो कैनाबिस सटाइवा होता है। ठीक है, तो ये है, ये सब आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। अब इसमें आपको पढ़ना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला बता रहा है कि एनिलीड्स ट्रू सिलोमेट्स है। आप लोग बताइए, क्या ट्रू सिलोमेट्स हैं एनिलीड्स? बताओ भाई, कमेंट करो, ट्रू सिलोमेट्स हैं या नहीं है? जल्दी जल्दी कमेंट करो। बिल्कुल सही, एनिलीड्स ट्रू सिलोमेट्स हैं। ट्रू सिलोमेट्स का मतलब वो एक प्रॉपर उसके अंदर सिलोमिक कैविटी मिलती है, सिलोमिक फ्लूइड से भरी हुई। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा स्टेटमेंट, पॉरिफेरस स्यूडोसिलोमेट्स हैं। तो स्यूडोसिलोमेट्स क्या होते हैं? जिनके अंदर फॉल्स बॉडी कैविटी मिलती है, मतलब उनका जो फ्लूइड है, फ्लूइड फिल्ड जो बॉडी कैविटी है वो गट से सेपरेटेड होती है फ्रॉम द बॉडी वॉल। मतलब बॉडी वॉल से सेपरेटेड तो होती है, लेकिन बॉडी वॉल जो होती है वो मीजोडर्म से लाइंड अप नहीं होती है। ट्रू सिलोमिक कैविटी में यही होता है कि बॉडी वॉल जो है वो मीजोडर्म से लाइंड अप है। तो पॉरिफेरस जो है वो बिल्कुल भी स्यूडोसिलोमेट्स नहीं है, वो ए सिलोमेट्स हैं, मतलब सिलोम मिलता ही नहीं है उनमें। एस्केलमेंथीज जो है वो क्या है? इसमें बता रहा है कि ए सिलोमेट्स है, जबकि एस्केलमेंथीज क्या है? वो स्यूडोसिलोमेट्स है, जिसकी डेफिनेशन अभी हमने बताई। प्लैटीहेलमिन्थीज यानी फ्लैटवर्म्स वाली जो ग्रुप है वो स्यूडोसिलोमेट्स बता रहा है, जबकि प्लैटीहेलमिन्थीज भी ए सिलोमेट्स हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है कि एनिलीड्स ही ट्रू सिलोमेट्स हैं। चलो 173 क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसमें फिर से दो स्टेटमेंट्स दिया गया और इसमें आपको बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। तो पहला पढ़ते हैं कि नेफ्रॉन में जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है, यानी सबसे नीचे वाली जो लूप ऑफ फिनली की नीचे गिर रही वाली यू शेप की लूप ऑफ फिनली होती है, नीचे जो गिरने वाला लिम्ब होती है, वो इम्परमिएबल होती है वाटर के, एंड इट इज़ परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये एक तरीके से बिल्कुल ही गलत जवाब है। क्यों? क्योंकि नेफ्रॉन में डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फेनली जो होती है वो वाटर के परमिएबल होती है और इम्परमिएबल होती है इलेक्ट्रोलाइट्स की। उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए ये इनकरेक्ट है। अब स्टेटमेंट 2 पे आओ। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल लाइंड अप है सिंपल कॉल्यूमनर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से। हाँ, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होना होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का, तो कॉल्यूमनर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम सरफेस एरिया बढ़ाती है और अब्जॉर्प्शन में मदद करती हैं, एंड इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन। तो बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 ट्रू है। फिर से मैच द फॉलोइंग का नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, 174th क्वेश्चन। अब इसमें बता रहा है कि कौन से जॉइंट का क्या फंक्शन है या क्या कहाँ मिलता है। सबसे पहले फाइब्रस जॉइंट्स पढ़ते हैं। तो फाइब्रस जॉइंट्स बेसिकली फिक्स जॉइंट्स होते हैं, जहाँ पे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो दो बोन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। इस वजह से ये बिल्कुल भी इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, बिल्कुल हिलते जुलते नहीं। तो हमें पता है कि इमूवेबल जॉइंट्स हमारे स्कल में मिलते हैं और कोई मूवमेंट वहाँ पे नहीं होता है। तो ए का ऑप्शन 3 है। ए का ऑप्शन 3 केवल बी में दिया है। यहीं से आपको पता चल जाता है कि काफ़ी संभावना है बी ऑप्शन के, यानी सेकेंड ऑप्शन के करेक्ट होने की। फिर कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होते हैं, कार्टिलेज युक्त जॉइंट होते हैं, ये वर्टिब्री में मिलते हैं हमारी और हल्का फुल्का मूवमेंट करते हैं। तो हमको मिल गया कि एडजेसेंट वर्टिब्री लिमिटेड मूवमेंट, यानी बी का फर्स्ट के साथ जुड़ेगा। हिंज जॉइंट्स जो होते हैं वो एक तरीके के सिनोवियल जॉइंट्स होते हैं जो एक दूसरे के खिलाफ, मतलब अगेंस्ट ईच अदर मूव करते हैं। हिंज जॉइंट जो है मूवमेंट एक ही प्लेन में करवाते हैं। तो हिंज जॉइंट कहाँ कहाँ मिलता है? नी में मिलता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है, चलने फिरने में। अब आते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल बिल्कुल धंसा रहता है सॉकेट में, जैसे कि ह्यूमरस जो कि अपर आर्म का बोन है और ये शोल्डर और स्कैपुला से रन करते हुए एल्बो तक आता है। तो ह्यूमरल हेड जो है ग्लिनॉइड कैविटी स्कैपुला के साथ में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है और फ्री मूवमेंट करवाता है बोन में हर डायरेक्शन में। ठीक है, इसके अलावा पेक्टोरल गर्डल जो कि क्लाविकल यानी कॉलर बोन और स्कैपुला जो कि शोल्डर ब्लेड से जुड़ा हुआ है, ये भी एक तरीके का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाते हैं। ठीक है,
तो इसमें सेकंड हुआ डी का सेकंड, ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल रोटेशनल मूवमेंट। तो आपको ये सारे ऑप्शंस आपको सेकंड वाले में मिलेंगे जो आपके उसमें बी लिखा हुआ है। चलो 175 क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये नेचुरल तरीका कॉन्ट्रासेप्टिव का नहीं, कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब हुआ फर्टिलाइजेशन नहीं होना चाहिए, तो कौन सा नेचुरल तरीका नहीं है? देखो पहले सब सारे टर्म समझो। लैक्टेशनल एमेनोरिया का मतलब, एमेनोरिया का मतलब होता है कि पीरियड्स इरेगुलर हो जाए, थोड़े थोड़े हों, और लैक्टेशनल का मतलब दूध पिलाना। तो ऐसा होता है कि जब माएँ दूध पिलाती हैं तो उनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, और जब पीरियड्स इरेगुलर होते हैं तो ओव्यूलेशन भी इरेगुलर होता है, और ओव्यूलेशन इरेगुलर होता है या कभी कभी ओव्यूलेशन होता ही नहीं है, कई कई दिनों तक नहीं होता है। तो जब एग ही रिलीज नहीं होगा, या ऊट पटांग टाइम पे होगा, या ठीक से डेवलपमेंट नहीं होगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये पुराने ज़माने में ये कहावत मशहूर थी, रीज़न तो नहीं पता था, लेकिन लोग ये मान के चलते थे कि जब तक माएँ दूध पिला रही हैं, जब तक दूसरा बच्चा नहीं हो सकता है, तब तक वो सेफ हैं। और इंटरप्टेड इंटरकोर्स, इंटरप्टेड इंटरकोर्स का मतलब होता है कि इंटरकोर्स अपने हिसाब से उस वक्त ना प्लान किया जाए जिस वक्त ओव्यूलेशन की संभावना है, उसके इधर और उधर प्लान करके प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस भी ऑलमोस्ट वही है कि पीरियड्स का टाइम देख करके अपना समय समय पर ही इंटरकोर्स हो, तो ऑलमोस्ट वही मेथड है। और वॉल्ट्स जो है, तो मतलब ये तो कॉन्ट्रासेप्टिव नेचुरल तरीके हैं, लैक्टेशनल एमेनोरिया, इंटरप्टेड इंटरकोर्स, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। वॉल्ट जो है ये नेचुरल तरीका नहीं है। वॉल्ट एक्चुअली रबर कैप्स होती हैं जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसर्ट की जाती हैं, खासकर सर्विक्स के ऊपर, और ये बोल शेप्ड होती है, सर्विक्स के ऊपर फिट हो जाती हैं। तो ढक्कन जैसे होता है ना, ढक्कन कॉर्क, तो जब ढक्कन फिक्स है तो कुछ भी नहीं अंदर जाएगा, तो उसी तरीके से फर्टिलाइजेशन वगैरह नहीं होने पाता है, क्योंकि स्पर्म्स की एंट्री रुक जाती है। तो ये एक आर्टिफिशियल मेथड है, लगाया जाता है कोई चीज़, तो ये आर्टिफिशियल तरीका है। तो आंसर 2 जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलो भाई 176 क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें फिर से मैच द फॉलोइंग है। तो प्लूरोब्रेकिया, प्लूरोब्रेकिया जो है टीनोफोरा है। टीनोफोरा जो है ग्रुप होता है कोम जेलीज का। इनके अंदर कोम प्लेट्स होती हैं जिसमें सीलिया लगी रहती है, बिल्कुल जैसे कंघी में लगी रहते हैं दांत, वैसे इसमें कोम प्लेट्स में सीलिया होती हैं और ये लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। रेड्यूला एक ऑर्गन है जो कि मोलस्क्स में मिलता है। ये दांतों के आकार का होता है और इसका काम क्या होता है, फूड को चॉप करना होता है जिससे पहले कि वो इसोफेगस में अंदर जाए, तो पार्शियली डाइजेशन इसका काम होता है। स्टोमोकॉर्ड जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है हेमिकॉर्डेट्स में, क्योंकि इसमें प्रॉपर नोटोकॉर्ड तो होती नहीं है, और ये फ्लेक्सिबल हॉलो ट्यूब होती है स्टोमोकॉर्ड, जो आगे चल के नोटोकॉर्ड डेवलप करेगी। एयर ब्लैडर जो है ऑस्टिकथीस फिशेस में मिलता है, और एयर ब्लैडर क्या करता है, ये अपने अंदर एयर स्टोर करके रहता है, जो गिल से आती है वो एयर स्टोर कर लेता है। जितनी ज़्यादा एयर स्टोर होगी उतनी ज़्यादा बायोवेंट फिश होगी और उतनी आसानी से वो तैरेगी। तो फिर से हम रिपीट करा दें कि प्लूरोब्रेकिया जो है टीनोफोरा है, रेडियोला जो है वो मोलस्का में है, स्टोमोकॉर्ड हेमिकॉर्डेटा है, और एयर ब्लैडर ऑस्टिकथीस है। 177 क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है। तो एक्सोनीम जो है, एक्सोनीम बेसिकली सेंट्रल स्ट्रैंड होता है सीलिया और फ्लैजिला का, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। तो एक्सोनीम का ऑप्शन हो गया सीलिया और फ्लैजिला। कार्ट व्हील पैटर्न आपको सेंट्रियोल में मिलता है, जैसे कि पहिए होते हैं, पहिए में स्पोक्स लगे होते हैं, वैसे ही कार्ट व्हील पैटर्न होता है सेंट्रियोल का। क्रिस्टा जो होता है वो इनर लेयर होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, जिसके ऊपर F1 पार्टिकल्स मिलते हैं। सैटेलाइट क्रोमोसोम का पार्ट होता है जहाँ पे बहुत सारे रेपिटेटिव सीक्वेंसेस मिलते हैं। तो आंसर 2 में यही कॉम्बिनेशन मिल रहा है आपको। अब कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो उसमें पहला कह रहा है कि बायोरिएक्टर्स जो होते हैं वो स्मॉल स्केल बैक्टीरियल कल्चर्स के लिए यूज़ होता है। तो पहले ही स्टेटमेंट गलत है। बड़े बड़े बायोरिएक्टर्स होते हैं, बहुत लार्ज स्केल बैक्टीरियल कल्चर्स के लिए यूज़ होते हैं। बाकी सारे सही हैं कि एजिटेटर सिस्टम होता है जिसमें ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होती है और फोम कंट्रोल सिस्टम भी होता है। बायोरिएक्टर के अंदर जो है ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशंस होती हैं जिससे कि डिज़ायर्ड प्रोडक्ट आसानी से बन सके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए। और मोस्ट कॉमनली बायो यूज्ड जो है स्टरिंग टाइप का होता है। तो पहला वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो फिर से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ गया। इसमें जो है अलग अलग स्टेजेस दी हैं। किसकी स्टेजेस हैं ये? सब फेजेस ऑफ प्रोफेज 1 यानी मियोसिस की स्टेजेस है। मियोसिस जो है रिडक्शनल डिवीजन है फर्स्ट वाली। इसमें क्या है कि डायाकाइनेसिस का जो फेज होती है वो लास्ट स्टेज है प्रोफेज
1 की लास्ट स्टेज है। डायकाइनेसिस में क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, मतलब पूरी तरीके से कॉर्नर पे चला जाता है वो काइनेटोकोर जो है। तो कंप्लीशन ऑफ टर्मिनलाइजेशन होता है यहाँ पे। पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर हो चुकती है, यानी यहाँ पे है क्रॉसिंग ओवर के बाद रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स आते हैं, तो 4th ऑप्शन करेक्ट है इसके साथ में, पैकेटीन के साथ में। और जाइगोटीन जो है यहाँ पे सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बेसिकली हेल्प करता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग के लिए। और लेप्टोटीन में बचता है हमारे पास में कि धागे नुमा स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, यानी क्रोमोसोम्स जो होते हैं धागे नुमा हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स लुक लाइक ट्विन थ्रेड। ये कॉम्बिनेशन फर्स्ट ऑप्शन में हमको मिलता है। फिर से एक मैच द फॉलोइंग। कॉमन कोल्ड जो सर्दी जुकाम होता है वो राइनो वायरसेस करवाते हैं। हीमोजोइन ग्रैन्यूल्स जो है वो बनती हैं जब रेड ब्लड सेल्स टूट जाते हैं और उसका बचा कुचा हिस्सा जो होता है, शफनर्स डॉट वगैरह उसके अंदर होता है, ये होता है कब, जब रेड ब्लड सेल्स के ऊपर अटैक किया जाता है। ये मलेरियल पैरासाइट करता है जो कि एक प्रोटोजोआ है यानी प्लाज्मोडियम है। तो हीमोजोइन प्लाज्मोडियम के साथ आप मैच करा दीजिए। विडाल टेस्ट स्पेसिफिकली टाइफॉइड को टेस्ट करने के लिए होता है जो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। और एलर्जी जो है डस्ट माइट से हो सकती है। तो ये कॉम्बिनेशन आपका फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहा है, उसको आप देख लीजिए। असर्शन रीज़न है इसमें, पहला असर्शन मतलब असर्शन बताया जा रहा है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ में वो रेकमेंड करते हैं डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अ हेल्दी बेबी। हेल्दी बेबी के लिए आपको शुरुआत में ब्रेस्ट फीडिंग कराना पड़ता है, क्योंकि वो इनिशियल जो मिल्क होता है वो कोलोस्ट्रम कहलाता है, उसके अंदर बहुत अच्छा वो मिल्क होता है, तो उसको डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए बल्कि पहला दूध पिलाना चाहिए माँ को अपने बच्चे को। और दूसरा रीज़न बता रहा है कि कोलोस्ट्रम के अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती है रेजिस्टेंस को डेवलप करने के लिए न्यू बॉर्न बेबी में। तो ए भी सही है, आर भी सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि एंटीबॉडीज़ की वजह से ही वो सेफ होता है और हेल्दी बेबी बनाता है। चलिए फिर से मैच द फॉलोइंग देखिए, हर दूसरा क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग का है। ये फिशेस के ऊपर है। टेरोफाइलम कौन सी फिश होती है? टेरोफाइलम जो होती है वो एंजल फिश होती है। क्यों उसको एंजल फिश कहते हैं? क्योंकि उसके फिन्स जो होते हैं तैरने वाले वो बिल्कुल एंजल के विंग्स होते हैं उसकी तरह लगते हैं, और जब उसकी शैडो बनती है ना तो वो बिल्कुल जैसा लगता है कि कोई एंजल खड़ा है, इस वजह से उसको टेरोफाइलम को एंजल फिश कहते हैं। उसके बाद मिक्जीन जो है वो हैग फिश है, और ये जॉलेस फिश है, मतलब इनके जॉज नहीं होते हैं, यानी एग्नाथा में बिलोंग करती हैं। प्रिस्टस जो है वो एक तरीके से, अच्छा मिक्जीन के बारे में आपको ये बता दें कि सर्कुलर माउथ होता है इसके अंदर, ओपरकुलम एब्सेंट होता है, और अनपेयर्ड फिन्स जो होते हैं वो इसके अंदर नहीं मिलते हैं। अच्छा फिर आते हैं प्रिस्टस पे। ये सॉ फिश होती है, इनका जो मुंह होता है वो एकदम लंबे डंडे के जैसा होता है, जिसको सॉ कहते हैं इंग्लिश में, सॉ लाइक रोस्ट्रम होता है, और पीछे जो है वाइटिश टीथ दांत होते हैं। और एक्सोसीटस आप सबको पता है कि फ्लाइंग फिश है, ये उड़ती रहती है, उड़ने वाला मछलियों की तरह उड़ती है ना कि चिड़ियों की तरह। और उड़ती क्यों है? क्योंकि प्रीडेटर से, शार्क वगैरह से इसको जब बचना होता है तो ये फ्लाइट ले लेती है वहीं थोड़ी सी दूर पे। ये नहीं कि मछली बर्ड्स की तरह उड़ जाए एक जगह से दूसरी जगह, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस किसके लिए है? तो बहुत इजी है क्वेश्चन है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड के लिए। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट प्लाज्मिड कोई मतलब ही नहीं है। ट्यूमर इनहिबिट करता ही नहीं, ट्यूमर क्राउन गॉल करवाता है तो इनहिबिट हो ही नहीं सकता, और इंडिपेंडेंट भी नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा फेलोपियन ट्यूब में हिस्सा नहीं? देखो भाई ये क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है कि फेलोपियन ट्यूब का इसमें से कौन सा हिस्सा नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है कि फेलोपियन ट्यूब आगे का पोर्शन उसका फिम्ब्रिया कहलाता है, फिर उससे निकला हुआ पार्ट इनफंडिबुलम कहलाता है। जैसे कि फनल है, फनल का आगे हिस्सा फिम्ब्रिया हो गया, जो निकला हुआ हिस्सा है इनफंडिबुलम, उसके आगे का पोर्शन एम्पुला और फिर इस्थमस। तो इसमें इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस सारे ही फेलोपियन ट्यूब के हिस्से हैं, और यूटेराइन फंडस जो है वो यूटेरस का हिस्सा है जो कि टॉप पार्ट बनाता है यूट्रस का। तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों को गलत दिया है, यूटेराइन फंडस इज द करेक्ट ऑप्शन। इसको आप लोग मेंशन कर लें, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए फिर से मैच द फॉलोइंग। डाउन सिंड्रोम क्या है? पढ़ी चुके। 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होती है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है क्योंकि नॉन डिसजंक्शन हुआ है क्रोमोसोम्स का, तो 24 एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इसमें आता है, 21वें क्रोमोसोम में। अल्फा थैलीसीमिया जो है बेसिकली एक बीमारी है, जेनेटिक डिजीज़ है। तो
अल्फा थैलेसीमिया जो है उसमें बेसिकली 16th क्रोमोसोम पे 2 जीन्स हैं, HbA1 और HbA2। ये 2 जीन्स हैं जिसमें म्यूटेशंस होता है, जो दोनों ही जीन्स जो है 16 क्रोमोसोम्स पे हैं और म्यूटेशन कॉज करते हैं, तो अल्फा ग्लोबिन की सिंथेसिस सही से नहीं होती है। अल्फा ग्लोबिन वन ऑफ द चेन्स ऑफ हीमोग्लोबिन है, 2 अल्फा 2 बीटा चेन से बना होता है हीमोग्लोबिन। तो जब दोनों जीन्स में म्यूटेशन, तो उससे बनने वाली प्रोटीन अल्फा ग्लोबिन है, तो अल्फा ग्लोबिन सही से नहीं बनती है, तो अल्फा थैलेसीमिया हो जाता है, जो कि 16th क्रोमोसोम पे है। बीटा थैलेसीमिया इसी तरीके से 11th क्रोमोसोम पे, यहाँ पे म्यूटेशन होती है और यहाँ पर बीटा ग्लोबिन चेन नहीं बन पाती है। दोनों ही केसेस में अल्फा हो चाहे बीटा हो, एक में अल्फा चेन नहीं बनती है, एक में बीटा चेन नहीं बनती है। और उसकी कॉन्सिक्वेंस क्या होती है? उसकी कॉन्सिक्वेंस ये होती है कि एरिथ्रोपोइसिस यानी रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन रुक जाता है। उसके बाद लास्ट बचता है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें एक्स क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा आ जाता है, इसकी कैरियोटाइप लिखते हैं 47XXY, मतलब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है और वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एक एक्स क्रोमोसोम होता है। यहाँ पे भी नॉन डिसजंक्शन होता है सेक्स क्रोमोसोम का। चलो, तो ये ऑप्शन 1 है करेक्ट। अब आते हैं 186 क्वेश्चन पे, नॉन कॉर्डेट्स के बारे में। मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है? नॉन कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट का मतलब हुआ जो कॉर्डेटा नहीं है। तो फायरिंग्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, ये होता है कॉर्डेट का कैरेक्टरिस्टिक, तो ये नहीं होगा। नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, हाँ बिल्कुल नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगी ही होगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल होगा, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो डॉर्सल होता है कॉर्डेट्स में, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। हार्ट इज डॉर्सल इफ प्रेजेंट, ये सही है कि हार्ट डॉर्सल ही होता है कॉर्डेट्स में, सॉरी नॉन कॉर्डेट्स में। जब भी मौजूद होता है तो मौजूद नहीं होता, जब मौजूद होता है तो डॉर्सल होता है। और कॉर्डेट्स में हार्ट वेंट्रल होता है। पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट, हाँ पोस्ट एनल टेल भी एब्सेंट होती है, क्योंकि ये प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक है कॉर्डेट्स का, जिसमें कि पोस्ट एनल टेल मौजूद होती है, ठीक है। तो ये सारा आपको BDE मिल रहा है फर्स्ट ऑप्शन में। फिर से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में आ गए हम लोग। इसमें आपको जो है एरा दिखाया गया है और एक तरफ कौन कौन से एनिमल्स उस एरा के दौरान डेवलप हुए। तो 4 एरा में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सबसे पहले इनमें से कौन सा डेवलप हुआ है। तो सबसे पहले प्रोटेरोजोइक हुआ है, फिर पेलियोजोइक हुआ है, फिर मेसोजोइक हुआ है और फिर सीनोजोइक हुआ है। तो प्रोटेरोजोइक सबसे पहले है, तो इसका मतलब सबसे पहले क्या होगा, उसमें सबसे पहले डेवलप करेगा मीजोजोइक पहले दिया हुआ है, हाँ पहले मीजोजोइक है, तो मीजोजोइक तो तीसरे नंबर पे आया है। यहाँ पे ये जुरासिक एरा इसी में था, जुरासिक पार्क वगैरह जो मूवी बनी है इसी के ऊपर है, तो इसमें पूरा रेप्टाइल्स और बर्ड्स का डेवलपमेंट हुआ है। और उसके बाद प्रोटेरोजोइक जो सबसे पहले है, तो इसका मतलब लोएस्ट इन्वर्टिब्रेट्स वहाँ पे बने होंगे। सीनोजोइक अभी है, जो मॉडर्न मैमल्स हैं वो, पहले वाले मैमल्स भी। पेलियोजोइक एरा में फिशर्स और एम्फीबियंस है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको आंसर 2 में दिख रहे हैं। फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर कनेक्ट होता है नर्व ट्रैक्ट से, उसको हम लोग कॉर्पस कलोसम कहते हैं। तो सही है कि दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स आपस में कॉर्पस कलोसम नर्व ट्रैक्ट से कनेक्टेड हैं। स्टेटमेंट 2 कहता है कि ब्रेन स्टेम जो होती है मेडुला ऑब्लोंगेटा पॉन्स और सेरिब्रम से कंसिस्ट ऑफ है। तो ये गलत है, क्योंकि ब्रेन स्टेम जो होती है बेसिकली सेरिब्रम को स्पाइनल कॉर्ड और सेरिबलम से कनेक्ट करती है। और इसके अंदर क्या क्या होता है, मिड ब्रेन पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। इस वजह से स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। चलिए 189 क्वेश्चन पे आते हैं और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए करेक्ट ऑप्शन हम लोग बताते हैं कि कौन सी स्पर्मेटोजेनेसिस में यहाँ पे फिलअप्स करने हैं। तो देखो GnRH जो है वो दिया हुआ है, यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये एक्चुअली ग्रोथ करवाता है एंटीरियर पिट्यूटरी की, जो नहीं दिया है। और एंटीरियर पिट्यूटरी फिर सिक्रीट करता है LH यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, और दूसरा हार्मोन सिक्रीट करता है FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब तो इसका मतलब A जो है वो आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। LH यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ये मेल्स की बात हो रही है, तो LH क्या कॉज करता है, किसको करता है, लीडिक सेल्स को स्टिमुलेट करता है और एंड्रोजन्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस होते हैं और उससे स्पर्मेटिड्स बनती हैं। इधर LH के साथ साथ FSH सिक्रीट हो रहा था, और FSH किसकी ग्रोथ कराता है, सर्टोली सेल्स की ग्रोथ कराता है। इससे कुछ फैक्टर्स सिक्रीट होते हैं, कुछ एंजाइम्स हैं, कुछ सब्सटेंसेस हैं, और उससे क्या बनता है, उनसे कौन सी प्रोसेस होती है, स्पर्मियोजेनेसिस होती है। ये प्रोसेस क्या होती है कि इसमें जो गोल गोल स्पर्मेटिड्स बने हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और स्ट्रीमलाइंड हो जाते हैं, स्पर्मेटोजोआ बना लेते हैं।
और ये अब मल्टीप्लाई तो नहीं, मतलब मोटाइल हो जाएंगे और ये मूव करने की क्षमता इनके अंदर होगी। ठीक है। और ये फैक्टर्स बेसिकली टेस्टिक्यूलर सोमैटिक सेल से सिक्रीट होने वाले सब्सटेंसेस हैं, इसलिए कंफ्यूज होते हैं तो ऑप्शन 3 करेक्ट ऑप्शन है। 190 भी मैच द फॉलोइंग है। RNA पॉलीमरेज 3 जो होती है वो SNRNAs और tRNA को बनाती है, ट्रांसक्रिप्शन करती है। SNRNA स्मॉल न्यूक्लियर RNAs हैं और tRNA ट्रांसफर RNA इनका निर्माण करती है। टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन रो फैक्टर करता है। रो फैक्टर एक प्रोटीन होती है और ये जैसे ही आके रहती है बीच में तो वहीं पर ट्रांसक्रिप्शन यानी RNA के सिंथेसिस को रोक देती है। स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सॉन्स, तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में एक टर्म आता है स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सॉन। तो उसमें क्या होता है कि इंट्रॉन सारे हट जाते हैं जो कि अनवांटेड सीक्वेंस है, जो हम नहीं चाहते हैं कि हमारी प्रोटीन में हो, तो उसको रिमूव कर दिया जाता है और जितनी भी हमें चाहिए वो सीक्वेंसेस उनको सबको एक साथ जोड़ दिया जाता है और वो सीक्वेंस एक्सॉन्स कहलाती हैं। तो एक्सॉन्स को उसकी इंट्रॉन्स को हटाने की जो प्रक्रिया है वो SNRNPs करती हैं, जो है स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। और इसके अंदर पूरा का पूरा स्प्लाइसियोसोम होता है और स्प्लाइसियोसोम का मतलब पूरा काटने का पूरा प्रोसेस होता है और काट काट करके ये सारे इंट्रॉन्स को अलग कर देता है। उसके बाद है टाटा बॉक्स, जो कि एक प्रमोटर है और इस प्रमोटर पे आके RNA पॉलीमरेज जुड़ती है जिससे कि आगे चल के ट्रांसक्रिप्शन होगा। 191 में भी क्या क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, मैच द फॉलोइंग। तो पहला है एक्सोफ्थैल्मिक गॉइटर, तो समहाउ रिलेटेड है किससे, थायराइड से रिलेटेड है। तो ये हाइपर सिक्रीशन, थायराइड ग्लैंड के हाइपर सिक्रीशन रिलेटेड है। और एक्सोफ्थैल्मिक का मतलब वो आंखों का जो आईबॉल होता है उसको एक्सोफ्थैल्मोस कहते हैं, वो बाहर की ओर आने लगता है जब थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है थायराइड ग्लैंड से। एक्रोमेगेली जो है वो क्या करती है, वो ग्रोथ हार्मोन का एक्सेसिव सिक्रीशन करती है जब इंसान बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है, मतलब अडल्टहुड के बाद बहुत तेज़ी से जब ग्रोथ होने लगती है तो डिसप्रपोर्शनेट ग्रोथ होती है, मतलब हाथ पैर जो होते हैं लंबे लंबे हो जाते हैं, अजीब सी टेढ़ी मेढ़ी ग्रोथ होती है, तो उसको एक्रोमेगेली कहते हैं। और कुशिंग सिंड्रोम जो है वो क्या करता है, वो करता है हाइपोसिक्रीशन, मतलब जब कुशिंग सिंड्रोम तब होता है जब थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन कम होता है, तो ग्रोथ बहुत कम होती है क्योंकि ये क्या करता है, ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन और स्टंटेड ग्रोथ को मैनेज करता है, मतलब कुशिंग सिंड्रोम इसकी वजह से होता है। और क्रेटिनिज्म जो है आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, ज़रूर पढ़ा होगा, ऑब्वियसली पढ़ा होगा। तो वो किस लिए होता है, एक मिनट, हमने थोड़ा सा गलत बता दिया आपको, बोलते बोलते ना एकदम दिमाग हो गया। ये बिल्कुल सही बताया कि एक्सोफ्थैल्मिक जो गॉइटर है वो एक्सेसिव सिक्रीशन, ये हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन की वजह से होता है, आंखें बाहर की ओर जाती हैं। एक्रोमेगेली जो होता है वो ग्रोथ हार्मोन, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से होता है। कुशिंग सिंड्रोम जो होता है वो आपको बताया था एक्सेस सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल, मून फेस एंड हाइपरग्लाइसीमिया, ये हमने आपको गलत बता दिया था। कुशिंग सिंड्रोम जो होता है कॉर्टिसोल यानी जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाला हार्मोन होता है उसके ज़्यादा सिक्रीशन से होता है। इसमें चेहरा जो है अर्धचंद्राकार जैसा दिखने लगता है और हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, मतलब शुगर लेवल काफ़ी बढ़ा रहता है। और क्रेटिनिज्म जो होता है, क्रेटिनिज्म जो है वो होता है थायराइड ग्लैंड के हाइपो सिक्रीशन यानी कम सिक्रीशन के साथ में ग्रोथ बहुत ही कम रह जाती है, क्योंकि थायराइड हार्मोन बेसिकली मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। ये ऑप्शन 2 है। तो फिर से मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है 192 में। इसमें क्या है कि सब एक तरफ एपिथेलियम बताई हैं और कहाँ कहाँ मिलती हैं। तो पहला ऑप्शन है यूनिसेल्यूलर ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, ये जो है गॉबलेट सेल्स, जो एलिमेंट्री कैनाल में गॉबलेट सेल्स होते हैं, बेसिकली इनका काम क्या होता है, म्यूकस का सिक्रीशन करना होता है, तो ये एक सेल वाले होते हैं और ग्लैंड्स होते हैं क्योंकि म्यूकस सिक्रीट करते हैं। दूसरा है कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम का एग्जाम्पल है बकल कैविटी की जो गीली सतह है वहाँ पे कंपाउंड एपिथेलियम मिलती है, थोड़ा मोड़ा म्यूकस का सिक्रीशन करती रहती है। तीसरा है मल्टीसेलुलर ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, मल्टीसेलुलर ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम जो है सेलिवरी ग्लैंड इसका एग्जाम्पल है। सेलिवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करती है जो कि एक मल्टीसेलुलर ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम है, ग्लैंड तो है ही क्योंकि सेलिवरी ग्लैंड है। और उसके बाद लास्ट में आते हैं हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, ये जो है ये पैंक्रियाज है क्योंकि ये क्या है, एंडोक्राइन ऑर्गन भी है, मिक्स ग्लैंड है, इसका
सिक्रीशन होता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बहुत हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है, जैसे कि मेनली इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है। तो ये हो गया, ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट ऑप्शन में मिल रही हैं। दिस इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। बोन मैरो मेन लिम्फॉइड ऑर्गन है जहाँ पे सारे ब्लड सेल्स, लिम्फोसाइट्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स वगैरह सब बनते हैं, सही है। बोन मैरो और थाइमस दोनों ही माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि बोथ बोन मैरो और थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, जबकि टी लिम्फोसाइट सिर्फ और सिर्फ थाइमस में डेवलप होता है और बोन मैरो में बेसिकली बी लिम्फोसाइट्स डेवलप करती हैं। तो ये ऑप्शन सेकंड वाला इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आ गया, 194th क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, स्ट्रक्चर्स जो कि फूड को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, वो कौन सा स्ट्रक्चर है? वो है क्रॉप, खाना यहाँ पे स्टोर होता है। उसके बाद रिंग 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स की है जो कि फोर गट और मिड गट पे जोड़ रहे हैं। और ये क्या है? वो गैस्ट्रिक सीका है, क्योंकि ये यहाँ पे आपने पढ़ा हुआ गैस्ट्रिक सीका जो है 6 से 8 ट्यूब्यूल्स का बना होता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। और इधर है आपका 100 से 150 येलो कलर थिन फिलामेंट्स जो होते हैं, ये मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे मिलते हैं। फोर गट और मिड गट पे याद करो, कॉकरोच के फोर गट और मिड गट पे आपको मिलता है गैस्ट्रिक सीका, और हाइंड गट और फोर गट पे, मिड गट और हाइंड गट पे आपको मिलता है मैल्पिजियन ट्यूब्यूल्स। ये ज़्यादा होते हैं, 100 से 150। ये लिवर वगैरह का काम करते हैं, किडनीज का भी थोड़ा थोड़ा काम कर ही लेते हैं। स्ट्रक्चर्स यूज फॉर ग्राइंडिंग द फूड, खाने को पीसने का काम कौन करता है? वो करता है गिजर्ड। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन 3 करेक्ट ऑप्शन है। अब देखो, पहला ऑप्शन कह रहा है कि लूप ऑफ फेनली जो है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। तो लूप ऑफ फेनली मेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर डीप डाउन रन करते हैं, सही है। लूप ऑफ फेनली जो होते हैं मेडुलरी नेफ्रॉन्स के, वो बहुत लंबे होते हैं और वो मेडुला तक रन करते हैं। देखो, किडनीज को हम 2 पार्ट से डिवाइड कर सकते हैं, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। तो अगर लूप ऑफ फेनली लंबे होंगे तभी वो मेडुला तक एक्सटेंड करेंगे। तो मेडुलरी नेफ्रॉन के लूप ऑफ फेनली लंबे होते हैं, इसलिए वो मेडुला तक एक्सटेंड करते हैं, इसलिए ऑप्शन 1 करेक्ट है। दूसरा देखो, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन आउट नंबर का मतलब ज़्यादा होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन की तुलना में, गलत है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन ज़्यादा होते हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन की तुलना में। तीसरा ऑप्शन, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन कॉलम्स ऑफ बर्टिनाई में लोकेटेड है, जबकि कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो कॉलम्स ऑफ बर्टिनाई में लोकेटेड होते हैं। लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि रीनल कॉर्पसल्स जो होते हैं वो आउटर पोर्शन में लाई करते हैं रीनल मिडल का। तो रीनल कॉर्पसल में तो आ गया ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल, यहाँ रीनल ट्यूब्यूल होना चाहिए। और रीनल ट्यूब्यूल जो है जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन का, वो रीनल मेडुला में लाई करता है, वो भी इनर पार्ट में। तो ये भी गलत है ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। आज बच्चों तुमने थका दिया हमको बोल बोल करके, कोई बात नहीं, थक भी जाएंगे लेकिन तुम लोगों के डाउट्स एकदम क्लियर होने चाहिए, मेरी मेहनत वसूल होनी चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग कमेंट की लाइन लगा दोगे पूछ पूछ के कि मुझे आंसर देने में परेशानी हो जाएगी, लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ कि तुम सब लोगों को बहुत सारा आंसर दूँ, तुम्हारी सारी क्वेरीज सॉल्व करूँ। चलो 196 पे फिर से है पी वेव, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की वेव्स हैं, पी क्यू आर एस टी कॉम्प्लेक्स सारे होते हैं। और इसमें क्या क्या होता है कि पी वेव जो होती है वो क्या कराती है, वो रिप्रेजेंट करती है डीपोलराइजेशन एट्रिया का। डीपोलराइजेशन का मतलब हुआ कि जिस वक्त सोडियम चैनल्स खुलते हैं, जब इम्पल्स आती है तो अंदर जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव होने लगता है, क्योंकि सोडियम आयंस पॉजिटिव हैं, तो अंदर वो पॉजिटिव कर देते हैं, जिससे कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और आगे बढ़ता है। तो पी वेव इज रिलेटेड टू डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। उसके बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, इट इज़ रिलेटेड टू डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स का होता है फिर डीपोलराइजेशन। उसके बाद टी वेव जो होती है वो क्या करती है, वो डीपोलराइजेशन, तो रीपोलराइजेशन हुआ मतलब वापस से अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, अंदर नॉर्मली नेगेटिव होता है मेम्ब्रेन के अंदर, फिर वो ज़ीरो होता है, फिर वो पॉजिटिव होता है, फिर उसके बाद रीपोलराइजेशन का मतलब नॉर्मल वापस ले आना, मतलब पहले ज़ीरो और उसके बाद फिर से नेगेटिव, तो रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स होता है। और टी पी गैप जो होता है वो हार्ट मसल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली साइलेंट होते हैं, उस समय इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी थोड़ी सी देर के लिए नहीं होती है, उतनी देर के लिए हमारे हार्ट को आराम मिलता है। अब ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग में फादर का B+ है, मदर का A+ है, बच्चे का O+ है, तो आपकी सबकी जीनोटाइप्स क्या होंगी? सीधी सी बात है, बच्चा O तभी होगा जब
फादर से उसको एक ओ मिलेगा और मदर से उसको एक ओ मिलेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ही आपको दिख रहा है कि आई बी के साथ में आई ओ है, मतलब आई खाली है तो ओ दे रहा है, और इधर आई ए के साथ में फिर आई खाली है, तो यही आई ओ और आई ओ मतलब जो खाली खाली आई है मिलके आई आई बना लेते हैं बच्चे में, जिसका ब्लड ग्रुप होता है ओ। तो ऑप्शन 3 करेक्ट ऑप्शन है। इसमें स्टेटमेंट 1 कहता है कि गॉसेस एक कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल्स कहता है कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ जो है आपस में compete करती हैं फॉर डिफरेंट स्पीशीज़ रिसोर्सेज कैन नॉट एग्जिस्ट इंडेफिनिटली। ये गलत है, क्योंकि सही होना चाहिए कि गॉसेस एक कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन होना चाहिए। प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीटिंग फॉर सेम रिसोर्सेज कैन नॉट एग्जिस्ट। अगर अलग अलग रिसोर्सेज के लिए करेंगी तब तो अच्छे से एग्जिस्ट कर ही जाएंगी, सेम रिसोर्सेज के लिए करेंगे तो लड़े मरेंगी और ख़त्म हो जाएंगी। तो देखो, केवल एक वर्ड के हेरा फेरी से आपका एक सेंटेंस उठा लेते हैं वो लोग एनसीईआरटी से, उसमें से एक फेर बदल कर देते हैं और आपका आंसर गलत हो जाता है। इसीलिए बार बार बोला जाता है कि एनसीईआरटी एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ो, एक एक वर्ड अच्छे से पढ़ो। तो यहाँ पे सिर्फ डिफरेंट की वजह से गलत हो गया ये स्टेटमेंट, यहाँ पे सेम होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होता। सेकेंड ऑप्शन बता रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू गॉसेस प्रिंसिपल कंपटीशन के दौरान इन्फीरियर जो होगा वह एलिमिनेट हो जाएगा अगर लिमिटिंग। बिल्कुल सही बात है, जो इन्फीरियर होता है वो हर जगह से एलिमिनेट हो जाता है, जो सुपीरियर होता है वही सर्वाइव करता है, क्योंकि रिसोर्सेज की कमी होगी तो उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा इन्फीरियर के ऊपर पड़ेगा और वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये सही जवाब है। तो इसका ऑप्शन 2 है, स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 ट्रू है। अब हम लोग बढ़ ही रहे हैं एंड की ओर। 2 ही क्वेश्चन है, पेशेंटली वेट कर लो बेटा, तुम लोग भी 2 ही बचे हैं, हम भी एकदम थक चुके हैं, वीडियो बनाते बनाते एकदम पसीने में नहा गए हैं, पंखे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि अगर पंखा चलाएंगे तो आप लोग को आवाज़ बहुत आएगी। तो 2 ही क्वेश्चन है, वेट करो थोड़ा सा और। कैटालिटिक रोल के हिसाब से क्या सीक्वेंशियल स्टेप्स होंगे? तो कैटालिटिक रोल के हिसाब से सबसे पहले क्या होना चाहिए कि सबसे पहले सबस्ट्रेट जो है एंजाइम की एक्टिव साइट में बाइंड करेगा। एंजाइम की एक एक्टिव साइट होती है जो कॉम्प्लीमेंट्री होती है सबस्ट्रेट के, तो सबसे पहले वहाँ पे बाइंड करेगा। उसके बाद फिर क्या बन गया, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन गया। फिर क्या हुआ, जब एंजाइम के ने सबस्ट्रेट के साथ जुड़ गया तो सबस्ट्रेट के जो बॉन्ड्स हैं उसने तोड़ दिए, नए बॉन्ड्स बना लिए, पुराने बॉन्ड्स तोड़ दिए। और उसके बाद क्या हुआ, जब इस तरीके की चेंजेस हुए, केमिकल चेंज हुआ, तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, यानी रिलीज ऑफ प्रोडक्ट। और उसके बाद लास्ट ऑप्शन क्या है, लास्ट रहेगा कि फ्री एंजाइम फिर से तैयार है दूसरे सबस्ट्रेट को बाइंड करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थर्ड ऑप्शन में दी हुई हैं। देखो भाई, जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है हमको, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में बोल रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर बोथ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही है ये। और ऑप्शन में वो दे रहा है कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, करेक्ट है। इसको पढ़ने के लिए आप, इसमें बेसिकली वो कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है वो कम परमिएबल है एज कम्पेयर टू क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि इनर मेम्ब्रेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया की वो ज़्यादा परमिएबल होती है क्लोरोप्लास्ट के मुकाबले। इस वजह से स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, लेकिन चलो यही होता होगा। विद दिस आई कम टू एन एंड, और ये आपके पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब बॉटनी हमने बना दिया है, जूलॉजी भी आज हमने कंप्लीट कर दिया है, अभी उसको तुरंत हम आपको डाल रहे हैं। और अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप लोग अपने आंसर्स चेक करें, जो दे करके आए हैं, जो नहीं दे चुके हैं वो अपने आंसर्स मिलाकर भी चेक कर सकते हैं और देखिए कितना सही और कितना गलत। कल से रेगुलर आपके वीडियोस आएंगे। अभी हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया है, दूसरा एनिमल रेस्पिरेशन थोड़ा ही सा बाकी है, वो रह गया था इस पेपर के चक्कर में, कल उसको कंप्लीट करके देते हैं। और हमारे वीडियोज़ को आप लोग लाइक करते रहिए, लाइक मत भी करिए, नहीं कोई फ़र्क पड़ता है, लेकिन आप उससे हेल्प ज़रूर लीजिए, पढ़ते रहिए उससे। और आगे सब्सक्राइब करो बेटा, वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे इन्फॉर्मेशन और बच्चों को भी मिलेगी ना। सब्सक्राइब करोगे तो और भी बच्चे उसका फ़ायदा उठाएंगे, ये आप लोग नहीं कर रहे हो। तो प्लीज़ आप लोगों से हेल्प है कि थोड़ा सा उसको आगे करो, सब्सक्राइब करो, और भी आप जैसे बच्चों को हेल्प मिले। और कमेंट वगैरह भी करो, जिससे कि पॉजिटिविटी मेंटेन रहती है, पॉजिटिव इंटरेक्शन रहता है। कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो हम समझ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम, हम उसको सॉल्व करेंगे। वैसे कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन आप लोग और करिए, कमेंट्स करते रहिए। चलो भाई, अब बस करते हैं, बहुत बोल लिए, थक गए हैं। हम भी ब्रेक ले रहे हैं और आप लोग भी ब्रेक लीजिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई ही काम में आएगी एक दिन। चलो, ऑल द बेस्ट।